रविंद्र जी, अब बात ये होती थी कि पंजाब बहुत ज्यादा डंकी रूट्स को उपयोग करने में आगे है। हरियाणा, पंजाब, पूरा का पूरा वो इलाका है। कल जब पहली खेप आई, गुजरात क्यों बोल रहे हैं संजीव जी? 33 गुजरात के भी, संजीव जी गुजरात क्यों बोल रहे हैं आप? 33 गुजरात के भी आए गए हैं, उसमें सर्वाधिक संख्या गुजरात के लोगों की है। 33 हरियाणा, 33 गुजरात के विकास के पुल खोलने वाली खबर है, आप पंजाब बता रहे हैं। पंजाब से भी ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा है गुजरात के। वही मैं कह रहा हूँ। मैं इसलिए पहला राज्य है गुजरात। मैं इसलिए छेड़ रहा था रवि जी को। रवि जी की टिप्पणी आएगी कि कल वाली जो खेप है उसमें जो हमारे पास आंकड़े पहुंचे 104 की, 33 गुजरात, 33 हरियाणा, 30 पंजाब, 3 महाराष्ट्र, 2 उत्तर प्रदेश, 2 चंडीगढ़। क्या ये सब तो खैर बात हो गई, लेकिन जो वास्तविकता है रविंद्र जी, आप तो बहुत नजदीक से चीजों को देखते हैं। पूरे का पूरा उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, और फिर ये अमानवीयता, इस तरीके का व्यवहार, और ऐसा उस वहां भी निकला कि उस हरियाणा में वो जो कैदियों की वैन में ले जाना, उनको क्या क्या है वहां। अब सर डबल इंजन है, किसी को कोई शर्म लिहाज नहीं है। वो उनके भी तो वोटर होंगे ना उन घरों के लोग। टिप्पणी आपकी। जी नमस्कार। असल में संजीव भाई, मैं और अजय भाई हम लोग तो बैठे हैं भाई 2 छोटे-छोटे स्टेट्स में, तो हमको तो आप कुछ भी कह लो, आप बैठे बड़े स्टेट में, मैं तो बैठे हैं और भी बड़े स्टेट में, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मैं थोड़ा उकसा रहा था, आपको उकसा रहा था थोड़ा। तो लेकिन अब देखिए ना, सबसे ज्यादा लोग कहाँ के हैं वो तो सबको ही पता है। जी हाँ, स्थिति तो उनको भी जवाब देने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। उनको तो बताते हैं जो 12 साल वहां राज किया, यहाँ आप तीसरा टेन्योर कर रहे हो, सब कुछ है आपके पास, कोई शर्म कोई लिहाज। जो मतलब बहुत क्षमा चाहेंगे, प्रधानमंत्री हमारे देश के अभी दादा जोशी जी कह रहे थे कि स्वयंभू में स्वयंभू इसलिए लगाने में कहता हूं कि प्रधानमंत्री पद है। वो तो दुनिया जानी इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु या अंधभक्तों के विश्व गुरु, मैंने ये शब्द इसलिए किया, काफी उसमें सब कुछ समाहित है। टिप्पणी सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सर, ये क्या है कि हम लोग संजीव जी बात तब भी कर रहे थे जब हरियाणा के इलेक्शन थे, और हरियाणा के इलेक्शंस में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से, बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी ने उठाया था, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने वीडियो भी एक जारी किया था, शायद इस चर्चा में आ भी गया। वही सवाल पूछूंगा अजय सर से, वही पूछूंगा मैं। जी आप करिए जी। हाँ, वो वीडियो भी आया था, वो मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा, आप चल रही सुन नहीं पाया। तो वो क्या है सर, वो वीडियो उन्होंने जारी किया था और उन्होंने तकलीफें बताई थी, वहां पर लोगों की क्या तकलीफें हैं। और अब ये करनाल का इलाका है जहां पर ज्यादा लोग हैं ना, जहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले मनोहर लाल खट्टर। ये उस बेल्ट में मैं फिर बार बार वही बात कहता हूँ कि उस बेल्ट में बच्चों की स्थिति ये हो गई है कि अगर सुनील शुक्ला जी से पूछे कि भैया 10वीं के बाद क्या करना है, तो कहेंगे 12वीं करनी है या बीए करनी है। और उस इलाके में लोग ये कहेंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद आपको आईलेट्स करना है, आपको विदेश जाना है। वहां पे पढ़ाई खत्म हो गई, वहां पे कॉलेज वॉलेज से कोई मतलब नहीं है। वहां भैया आप 10वीं करो, 12वीं करो, और उसके बाद विदेश जाने के लिए जो परीक्षा पास करनी है आप वो करो। अगर वो परीक्षा पास नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि आप पढ़ाई में उस तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो, तो फिर डंकी। और डंकी का रूट जो है वो इतना इस मुद्दे को इतना प्रोमिनेंटली राहुल गांधी ने हाईलाइट किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बावजूद भी लोग या तो उस मुद्दे को नहीं समझ पाए, या फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरीके से नहीं उठ पाया जिस तरह का, अगर उठता तो शायद लोगों के बीच में और जागरूकता फैलती। तो स्थितियां इस इलाके में बहुत कमजोर हैं। और जो पंजाब भुगत चुका है ना, पंजाब जो भुगत चुका है, पंजाब ने देखा है कि कैसे लोग अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ के विदेश चले गए, वापस कभी नहीं लौटे। और उसके अलावा विदेश जाने के लिए जमीन बेच दी। वो तमाम चीजें धीरे धीरे अब इस करनाल के इलाके में आ रही है। पंजाब में हो सकता है स्थितियां सुधर रही हों, लेकिन हरियाणा में वो स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं, और ये इलाका उसका एपिसेंटर बना हुआ है। और अधिकतर बच्चे जो है वो इन्हीं इलाकों से, इस गांव की जो 20-50 किलोमीटर का दायरा जो है, उस इलाके के सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो अब ये डंकी रूट से गए थे, वापस लौटे हैं। तो यहाँ की स्थिति वाकई में बहुत चिंताजनक है संजीव जी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को कभी भी उस तरीके से गंभीरता के साथ ना तो इस पर चर्चा करना चाहते हैं, ना इस पर डिस्कशन किया। और देखिए 75-70 लाख रुपए हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग गए हैं देके, लेकिन ये लोग गए हैं 70 लाख को बैंक अकाउंट से निकाल के लेके नहीं गए। किसी ने तो जमीनें बेच दी हैं, किसी ने अपने माता के गहने बेचे हैं। उन स्थिति में और ये सब बेच के गए हैं, इस बात को तो कोई सपोर्ट नहीं करता कि भाई आप उस मुल्क में गए, अवैध तरीके से गए, तो उन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी थी कर दी, वो तो ठीक है, उनकी मर्जी है भैया। लेकिन एक ऐसी जहाज दिल्ली से बांग्लादेश भी तो जानी चाहिए ना सर।
दिल्ली से ढाका भी तो एक ऐसी जहाज जानी चाहिए ना जिसमें अवैध अवैध लोगों को लेके जाओ। ऐसी जहाज एक दिल्ली से रंगून भी जानी चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो बहुत हैं इस देश में, वो इस देश में रहते हैं कि वो खाली चुनाव में रहते हैं, ये भी तो चुनाव इम्पोर्टेंट का- बात है ना। जी, तो जी। वो जहाज तो नहीं गया। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा बहुत चिंता की बात है। और हैरानी की बात क्या है, देखिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लंबी स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट की कॉपी मैंने आपको भेजी भी, जी हाँ, जी। लेकिन उसमें दो बातों का जिक्र नहीं किया कि भाई इसके पहले भी हिंदुस्तान के लोग आए, रिपोर्ट की उन्होंने बात बता दी। पहला सवाल कि क्या ये जो मिलिट्री का जहाज है ये पहली दफा उतरा है क्या, या इसके पहले भी कभी उतरा? ये क्वेश्चन हमने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ग्रुप है उसमें भी पूछा, वेंट अनआंसर्ड। एक दूसरा, ये शैकल्स में जो लोगों को लेके आए हैं, जी हाँ, जी हाँ। ये भी क्या पहली दफा हुआ है क्या? इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये सुनील सर दो ने इंपॉर्टेंट ये सुनील सर ने पूछा था कि ये बताना चाहिए था जयशंकर प्रसाद को कि भाई ये ऐसा पहले कभी हुआ है जो आप कह रहे हैं 2009 से चलता चला आ रहा है, ऐसा कभी पहले देखने सुनने को मिला है कोई उदाहरण? बिल्कुल। अब जी। ये अब यहाँ पर ये बात आती है ना, हम लोग यही सुनील सर ने जो बात की, सुनील सर ने मुझे कह दी, मैंने सुनील सर को कह दी, लेकिन हमको तो, लेकिन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहने की तो हैसियत हम दोनों की नहीं है। उनको कहने की जिनको हैसियत थी वो तो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। उन्होंने तो अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिहाज से वहां पर जो सवाल थे, और एक के बाद एक रिपीटेशन वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछे। राज्यसभा के अंदर ये मौका हुआ था, सवाल जवाब हुआ। लोकसभा में ये मौका नहीं होता। लोकसभा में अगर स्टेटमेंट ले कर दी है तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन का मौका नहीं होता। राज्यसभा में पुरानी परिपाटी है, जिसको धनखड़ साहब बहुत बहुत अपनी मैग्नेनिमिटी दिखा रहे थे ना कि 251 के अंदर स्टेटमेंट दिया और उसके बाद मैं ट्रेडिशन से डिपार्ट कर रहा हूँ। वो ट्रेडिशन से नहीं, ये वहां का ट्रेडिशन है। वहां पर 251 में जो स्टेटमेंट आती है राज्यसभा में, उस पर क्लैरिफिकेशन के लिए 7 क्लैरिफिकेशन उसमें दे सकते हैं। ये पुराना नया नहीं है, बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो उस पर सवाल जवाब कर लेते हैं। या आप याद कीजिए, हरजीत मस्सी की एक स्टेटमेंट आई थी और 30-35 बच्चे पंजाब के, अजय भाई को याद होगा, 30-35 बच्चे पंजाब के थे जिनको इराक में और सीरिया में मार दिया गया था ISIS के हाथों। उसकी स्टेटमेंट दी थी उस टाइम सुषमा स्वराज थी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वही इसी हाउस में, और तमाम सवाल जवाब उस टाइम पर भी हुए थे। तो ये एक तो ये मैग्नेनिमिटी, ये इस क्या परंपरा हो गई है, हर आदमी अपने को लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के चक्कर में रहता है कि मैंने पहली बार कर दिया ऐसा काम। अरे भैया आप थोड़ा रिकॉर्ड तो उठा के देख लो, बहुत पुरानी जाने की जरूरत नहीं है। आपके प्रेडिसेसर ही थे वेंकैया नायडू, उन्होंने ये काम किया है। और मैंने इंसिडेंट भी बताया आपको, हरजीत मस्सी वाला जो मामला था उसमें ये काम हुआ है। वहां पर सवाल जवाब हुए थे, लोगों ने सवाल पूछे, उन्होंने उनके पास जो जवाब थे उन्होंने जवाब दे दिए थे, और वही आज हुआ। तो एक तो ये मैग्नेनिमिटी वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। दिस इज एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द अपर हाउस में ये होता है। तो और दूसरा, ये जितना ज्यादा सीरियस क्वेश्चन इस पे रेज करने चाहिए थे, मुझे लगता है अपोजिशन ने भी कहीं ना कहीं उस पे नहीं सवाल पूछे। और इसीलिए मुझे लगता है सर, इसीलिए शायद राज्यसभा को चुना गया है इस काम के लिए कि वहां पर पहले चर्चा हुई है और पहले नाम दिए गए। क्लैरिफिकेशन जब होती है संजीव भाई, उसमें पहले नाम नहीं दिए जाते, वहां पर ही चूज करते हैं कि आप में से कौन बोलना चाहते हैं। जो भी 5-6 लोग प्रोमिनेंटली बोलना चाहते हैं बोल दें। और देखिए खड़गे जी हर मुद्दे पे बोलते हैं, इस पे कोई नहीं बोला। अब खड़गे जी इस मुद्दे पे नहीं बोल पाए, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा ढील देने की भी इसमें देखा गया है। और एक रटा हुआ स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो स्टेटमेंट ऐसा तो कुछ था नहीं जिसमें पब्लिक डोमेन में ना हो। हाँ ये ठीक है, आंकड़े उन्होंने जो दिए वो शायद हम लोगों के नजरों से छूट गए होंगे, हम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बाकी चीजें तो मोटा मोटी सेम ही थी। और उस पर भी कोई बहुत गंभीरता से क्वेश्चन आंसर करते तो शायद और हम लोगों को क्लैरिटी मिलती। वो मौका शायद ऑपोजिशन ने चूक गए, या पता नहीं क्या जो भी रीजन था। जी संदीप, जो हम बात मैं ये कह रहा हूँ सर, जी। एक लाइन की बस ये बात है कि अभी जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि सरकार ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अपुष्ट समाचार जो है मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में जो छप रहा है, वो खबर मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक सेकंड, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स दैट इन EA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मीटिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Marco Rubio and US President Trump's call to the Prime Minister on both counts, there were talks about Indian illegal immigrants, deportation of these 104 migrants to India in restraint discussed. ये उसमें कह रहे हैं कि वहां पर दोनों की बात हुई है। तो जाहिर है अगर इम्पोर्टेंट, जब दोनों मुल्कों की बात होती है, राष्ट्र अध्यक्ष बात करते हैं, तो उसका एक प्रेस रिलीज आता है, दुनिया को बताया जाता है किस विषय पे बात हुई, पहले किसने बोला, क्या बोला, लेकिन उसका कोई जिक्र था नहीं इसमें। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है
और भारत का मीडिया तो अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा है सर।